चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस सेट के पैराजंबर्स पर आ गए हैं। तो चलो एक एक क्वेश्चन करके इसका सोल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। हमेशा याद रखना, पैराजंबर्स में या किसी भी सेट में या कोई भी 10 या 5 क्वेश्चन का जो ग्रुप होता है, उनमें से मेरे हिंदी मीनिंग बताने से पहले या मेरे सोल्यूशन बताने से पहले अपना सोल्यूशन ज़रूर बताया करो। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके, लेक्चर पोस्ट करके पहले देख लेना अपना आंसर। अब मैं हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिंदी मीनिंग बताने से पहले अपना आंसर ज़रूर लॉक कर लिया करो। तो पहला क्वेश्चन है, वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था। देयर यहाँ पर डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स पास्ड ऑन दैट वे, एक मर्चेंट्स का, व्यापारियों का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरा। द पीपल इन हिज किंगडम वर वेरी लेजी, जो लोग थे उसके किंगडम में वो बहुत ही आलसी थे। अब देखो, एक बार एक राजा था और उसके राज्य के लोग बहुत आलसी थे। क्यू जो है फर्स्ट के तुरंत बाद बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द किंग वॉन्टेड टू टीच देम अ लेसन, और राजा उन्हें एक लेसन सिखाना चाहता था, एक सबक सिखाना चाहता था। अब देखो क्यू के बाद आर एकदम जुड़ रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना। और वन नाइट ही हैड अरेंज्ड ए बिग स्टोन, एक रात उसने क्या करा, एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया इन द मिडिल ऑफ द रोड, ठीक है। अब देखो, इन द मिडिल ऑफ द रोड, दे डिड नॉट मूव द स्टोन, उन्होंने पत्थर नहीं हटाया, बट पास्ड अराउंड इट। अब तुमने ये जो क्वेश्चन पढ़ा था कि एक बार अगले दिन क्या हुआ, मर्चेंट्स जो थे उस रास्ते से गुजरे, लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या करा, दे डिड नॉट मूव द स्टोन, उन्होंने पत्थर नहीं हटाया। अब देखो, पी के तुरंत बाद लास्ट जुड़ रहा है, दैट मीन्स सबसे लास्ट में पी आना चाहिए। अब सबसे लास्ट में पी ढूंढो, किस किस में है। सबसे लास्ट में पी एक तो इसमें है, एक इसमें है, और सबसे शुरू में क्यू और आर किस में है, ये देख लो। क्यू और आर सबसे पहले इसमें है, तीसरे वाले में, तो आंसर आपका तीसरा हो गया। कहानी आपकी सिंपल हो गई। तो ये बात ध्यान रखनी है, पी क्यू आर एस या पैराजंबल्स उसी बच्चे के अच्छे होंगे जो डेली पैराग्राफ्स या पैसेजेस वगैरह की हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करता रहता है। ये नियम जिसका डेली का है उसे पी क्यू आर एस या पैराजंबल्स कभी परेशान नहीं करेंगे। सेंटेंस रीअरेंज करना हो या पैराग्राफ करना हो या क्लोज टेस्ट करना हो, कुछ भी, ये कभी उस बच्चे को परेशान नहीं करते जिसका डेली का एक पैसेज का नियम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं। इसमें ऐसा होता है, कभी तो पहले दो जुड़ जाते हैं, कभी लास्ट के दो जुड़ जाते हैं, कभी पहले से कोई सेंटेंस जुड़ गया, कभी लास्ट से कोई सेंटेंस जुड़ गया। ऐसे हमारी कई बार ग्रामर, कई बार थोड़ी वोकेबलरी, कई बार थोड़ा हमारा सेंस है ना, ये सब मिल करके हमारा जो है सेंटेंस को सही क्रम में लगवा देते हैं। सबसे बेस्ट तो वही है कि आप हल्का हल्का हिंदी समझ जाएं जब भी सेंटेंस को आप पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो, तो अगला सेंटेंस क्या कहता है, ध्यान से देखो। सेंटेंस है, द कैमल हैज़ टफ लेदरी लिप्स, उसके जो हैं मोटे मोटे लेदरी लिप्स होते हैं, मतलब थोड़े कठोर से लिप्स होते हैं। दे विल नॉट सिंक इन द, दैट विल नॉट सिंक इन द सैंड, जो सैंड में डूबते नहीं है, मतलब उसमें धंसते नहीं है, धंसने का सेंस आ रहा है। अब लिप्स के साथ तो ये जुड़ेगा नहीं, धंसने वाला सेंटेंस देखो। एंड इस रिजर्व ऑफ फूड सप्लाई, और इसके पास एक फूड सप्लाई का रिजर्व भी होता है। ब्रोडेंड फीट, चौड़े पैर होते हैं। अच्छा, चौड़े पैर होते हैं, इसके बाद देखो ये सेंटेंस जुड़ रहा है, जो जो सैंड में बालू में जो है धंसते नहीं है। तो अगर देखा जाए तो आर के बाद पी जिस सेंटेंस में है वो सेंटेंस, वो ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। केपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द कोरेस्ट वेजिटेशन, जो कोरेस्ट होता है ना, इसका मतलब होता है सूखा या खुरदुरा, है ना। ये मीनिंग इसका लिख लेना ध्यान से देख करके, सूखा या खुरदुरा इसका मीनिंग होगा। तो जो सबसे सूखी, सबसे खुरदुरी सी वेजिटेशन को भी आराम से कंज्यूम करने में समर्थ होता है। अब खाने पीने में क्या चीज़ समर्थ होगी, लिप्स होंगे। तो लिप्स से आपकी कोई भी चीज़ जो है मतलब कांटे वाली सब्जी भी हो अगर, तो वो भी परेशान नहीं करती, तो उसे भी ये चबा जाता है। तो लिप्स ही ये काम करेंगे। तो अगर देखा जाए तो पहले वाले सेंटेंस के साथ में हमारा एस पार्ट जुड़ रहा है, पहले वाले सेंटेंस के तुरंत बाद में। तो सबसे पहले ये देख लो एस किस किस में है, एस यहाँ पर पहले है, यहाँ पर पहले है, आंसर ए और बी में से होना चाहिए, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इन इट्स हम्प्स, यानी कि जो इसके कमर पे उभार होता है उसे हम्प कहते हैं इसका, ठीक, कैमल के कमर पे। और यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले देखो आर के बाद पी किस में है, आर के बाद पी पहले वाले में आ रहा है, दूसरे वाले में आर के बाद तुरंत बाद पी नहीं है, तो आंसर आपका पहला हो गया। बताओ क्या टफ है।
तो PQRS में तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना वो बच्चा आराम से कवर कर जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग बेस्ट करनी है, बस अपनी ये ध्यान रखना। अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगी, देखो किसी माहौल में रहने से, लगातार उसमें रहने से ही अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी होती है, अदरवाइज आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस बच्चे के पास समय है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जिस बच्चे के पास समय है केवल वो ही बच्चा सिलेक्शन लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस है पोलियोमाइलाइटिस और पोलियो, इसको शॉर्ट में हम पोलियो कहते हैं, इज ए सीरियस इन्फेक्शन। ये एक बहुत सीरियस इन्फेक्शन है। इट ऑफ्टन, ऑफन और ऑफ्टन दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक होती हैं, इसमें से किसी को भी गलत मत समझना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग होती हैं। इट ऑफ्टन अटैक्स चिल्ड्रन पैरालाइजिंग देम फॉर लाइफ, जो चिल्ड्रन पर अटैक करता है और उन्हें पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज कर देता है। इन द 1950s 1950 में एक वैक्सीन इस डिजीज के खिलाफ क्या की गई, इंट्रोड्यूस की गई, मतलब सामने लाई गई। आगे बढ़ते हैं। हेंस इट इज समटाइम्स, इसीलिए कभी कभार, इसीलिए कभी कभार या कभी कभी कॉल्ड इन्फेंटाइल पैरालिसिस, इसीलिए इसे इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। इन्फेंटाइल, इन्फेंट जो वर्ड है ना इसमें रूट वर्ड, इसको हम शिशु कहते हैं, मतलब शिशु से संबंधित जो पैरालिसिस वाली बीमारी होती है उस ये भी इसे नाम दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज कोज्ड बाय ए वायरस, ये एक वायरस के द्वारा होती है। अगर देखा जाए तो पहले के तुरंत बाद एस जुड़ गया, ध्यान से देखो। पोलियो एक सीरियस इन्फेक्शन है जो कि एक वायरस के कारण होता है ना। तो एक बात समझ में आ रही है कि जो भी ऑप्शन एस से शुरू होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, और वायरस के बाद हम क्या लिख सकते हैं, अक्सर ये बच्चों पर हमला करता है और इसीलिए इसे इन्फेंट वाली बीमारी भी कहते हैं, इसीलिए इसे इन्फेंट वाली या शिशु वाली बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, शिशु को ही ज़्यादा ये हमला करते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो एस, फिर उसके बाद पी, और फिर उसके बाद आर, और फिर उसके बाद जब इसे ये बीमारी का नाम दिया गया तो इसके बाद इसकी बीमारी, इसकी जो है वैक्सीन भी आई थी। तो हमने क्या क्रम निकाल लिया, एस आ गया हमारा, फिर उसके बाद पी आ गया, फिर आर आ गया और उसके बाद क्यू आ गया। तो एस पी आर क्यू जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो चलो देखते हैं अब कौन सा आंसर है। एस पी आर क्यू कहाँ पर है, एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू तीसरे में है देखो, तो इसीलिए आंसर आपका कौन सा हो गया, आंसर आपका तीसरा हो गया। और लास्ट में क्या कह रहा है, उसकी वैक्सीन आ गई थी। सिंस देन, तब से, पोलियो हैज़ बीन एलिमिनेटेड, पोलियो को खत्म कर दिया गया है। टू ए ग्रेट एक्सटेंट, एक्सटेंट एक वर्ड है यहाँ पर जिसका मतलब होता है सीमा या हद, इसे बहुत हद तक खत्म कर दिया गया है। ठीक है, सेंटेंस कवर हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखो क्या है। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन कई बार निर्धारण होता है, कई बार कुछ और मीनिंग भी होते हैं इसके, है ना। कई बार किसी चीज़ का निर्धारित करना, किसी चीज़ को निर्धारण करना होता है। ठीक है, तो कई बार हम निर्धारित करते हैं किसको, इन द ब्लड, ब्लड में, देखो ये नहीं जुड़ रहा पहले के साथ में। इसे पोटेंशियल डायग्नोस्टिक टूल, ये एक बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है। डायग्नोस्टिक का मतलब पता लगाने वाला, लक्षण पता लगाने वाला। ऑफ फेरेटिन लेवल, ऑफ फेरेटिन लेवल, फेरेटिन लेवल का, फॉर द इवेल्युएशन ऑफ, जांच के लिए या इवेल्युएशन के लिए। आयरन डेफिशिएंसी, अब देखो आयरन डेफिशिएंसी तुरंत पहले ये जुड़ रहा है। फॉर द इवेल्युएशन ऑफ आयरन एफिशिएंसी, किसकी जांच, किसकी इवेल्युएशन, आयरन की कमी की, एनीमिया की, रक्त की कमी, और आयरन टॉक्सिसिटी के, आयरन में कितना इन्फेक्शन वगैरह है, इसका पता लगाना, इसका इवेल्युएशन। तो अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में जिसमें एस है, सिक्स्थ से जस्ट पहले एस आएगा, तो जिसमें सबसे लास्ट में एस है वो हमारा आंसर हो सकता है। तो एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों में से हमारा एक आंसर होना चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा हिंट आ रहा है। अब जरा जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले आर जोड़ते हैं पहले के साथ, तो डिटर्मिनेशन ऑफ फेरेटिन लेवल, और फिर इसके बाद पी, इन द ब्लड, डिटर्मिनेशन किसका, फेरेटिन लेवल का, किसमें, खून में, और फिर उसके बाद क्यू, इज ए पोटेंशियल डायग्नोस्टिक टूल, ये एक बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है। फॉर द इवेल्युएशन ऑफ, इवेल्युएशन के लिए आयरन डेफिशिएंसी का, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और सही हमारी हिंदी बैठ रही है, तो इसलिए आपका आंसर पहला हो जाएगा यहाँ पे। बताओ क्या टफ है। ठीक है, तो बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, सर हमारी कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव हो। तो देखो, समय दोगे तो सारी चीज़ें इंप्रूव होगी। जिसके पास समय नहीं है, मैं बार बार इसी बात को रिपीट करता हूँ, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास 1-2 महीना ही है पेपर की तैयारी का, तो देखो उसके लिए तो कंपटीशन है ही नहीं भाई, तुम्हें टाइम लेकर के आना पड़ेगा, अदरवाइज कंपटीशन में एंट्री मत करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं भाई तुम्हारे सामने, तुम्हारी कुर्सी छीनने को। ठीक, तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि
पहले थोड़ा सा समय दे करके तैयारी कर लेना, तभी जा करके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है, द रीसेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, जो हाल ही में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ पटना एयरपोर्ट पर, कोज्ड ए ग्रेट शॉक, उससे बहुत ही बड़ा झटका लगा, शॉक का मतलब झटका लगा, किसको, एयर ट्रैवलर्स को लगा। पहली चीज हिंदी समझ लो, मेरे हिंदी बताने से पहले अपना आंसर जरूर लॉक किया करो, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं तुम्हारे सामने, ये चारों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द एयरक्राफ्ट कुड लैंड, इससे पहले कि एयरक्राफ्ट लैंड कर पाता, पीपल एट द एयरपोर्ट, लोग जो एयरपोर्ट पर थे, सो द प्लेन अ फ्लेम, उन्होंने प्लेन को जलते हुए देखा, अ फ्लेम का मतलब जलते हुए, उन्होंने प्लेन में आग लगे हुए देखा। इन व्यू ऑफ डिफरेंट वर्जन्स, दो अलग अलग राय, दो अलग अलग वर्जन के कारण, अ हाई कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया गया, टू इंक्वायर्ड इनटू, ये जांच करने के लिए कि द नेचर ऑफ द एक्सीडेंट, के नेचर एक्चुअल में हुआ कैसे था। द प्लेन वॉज स्केड्यूल्ड टू लैंड एट पटना, प्लेन का स्केड्यूल था क्या, कि वो पटना में उतरना था उसे, और किस टाइम, 6 बजे उतरना था। बट द ऑफिशियल्स सेड, लेकिन अधिकारियों ने क्या कहा, दैट द प्लेन वेंट इन टू फ्लेम्स, कि जो प्लेन था उसमें आग लग गई थी आफ्टर लैंडिंग, उसमें लैंडिंग के बाद में आग लगी थी। अब अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर, तो एक चीज तुम्हें समझ में आएगी कि लोग तो कह रहे थे कि एयरक्राफ्ट, इससे पहले एयरक्राफ्ट कुड लैंड, बिफोर कहा ना कि इससे पहले कि एयरक्राफ्ट लैंड कर पाता उसमें आग लगी हुई थी। और अधिकारी क्या कह रहे, अधिकारी कह रहे कि उसमें तो लैंडिंग के बाद में आग लगी। तो देखो, तुम अगर ध्यान से देखो तो पी के तुरंत बाद में एस जुड़ रहा है। लोग कह रहे थे कि पहले ही आग लगी हुई थी, और अधिकारी कह रहे हैं कि लैंडिंग के बाद में आग लगी। अब दो दो अलग राय हैं, इसी की वजह से, दो डिफरेंट वर्जन्स की वजह से हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया गया, ताकि पता लगाया जा सके। और एस के बाद में देखो, एस के बाद में कौन सा जुड़ रहा है, क्यू जुड़ रहा है। अब तुम्हें बस ये देखना है कि पी एस क्यू ये क्रम किस में है, ठीक है। पी एस क्यू देख लो जरा एक बार, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। पी एस क्यू इसमें नहीं है, पी एस क्यू इसमें है, ये आंसर आपका हो सकता है। पी एस क्यू इसमें भी नहीं है, और पी एस क्यू यहाँ पर है। अब तुम्हें बस ये पता लगाना है कि आर सबसे पहले आएगा या आर सबसे बाद में आएगा। तो अलग अलग देखो, क्वेश्चन पर, आंसर पर रीच अलग अलग तरीके से होती है। मेरी जैसे अंडरस्टैंडिंग जा रही है, मैं उस तरीके से जा रहा हूँ, तुम्हारी जैसे अंडरस्टैंडिंग जाए तुम उस तरीके से जाओ। तो किसी का कोई भी पार्ट किसी से भी जुड़ सकता है। जितनी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उतना बढ़िया आंसर होगा। अगर अंडरस्टैंडिंग खराब है तो आंसर ज़रा सी देर में गलत हो जाएगा। तो एयरक्राफ्ट, रीसेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जो था पटना एयरपोर्ट का, उससे ट्रैवलर्स को शौक लगा। इसे 6 बजे उतरना था, ये सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले आना चाहिए, आर जो है सबसे पहले आएगा। और जब एक हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर दिया गया कि नेचर क्या था एक्सीडेंट का, तो फिर उसके बाद लाइन जुड़ेगी, द नियरेस्ट रिलेटिव्स, कि जो सबसे नज़दीकी रिलेटिव्स थे किसके, ऑफ द डिजीज्ड पैसेंजर्स। डिजीज्ड का मतलब लिख लेना, डिजीज्ड का मतलब होता है मृत, मरे हुए, जो मृत पैसेंजर्स हैं उनके सबसे नज़दीक के जो रिलेटिव्स थे, वर पेड, उन्हें पे किया गया कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मतलब हर्जाना वगैरह, किसका, 4 लाख का, प्रत्येक के घर वाले को 4-4 लाख रुपए दिए गए। तो आर सबसे पहले आना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसी के साथ तुम्हारे इस सेट के पी क्यू आर एस या पैराजम्बल्स खत्म होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। तो देखो, पी क्यू आर एस में कुछ नहीं है, इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कुछ नहीं करनी है। कभी किसी पार्ट से कोई पार्ट जुड़ेगा, किसी पार्ट से कोई पार्ट जुड़ेगा, है ना। कभी कभी हिंदी जुड़ती है, कभी कभी ग्रामर जुड़ती है, तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रीजंस हैं। इनको जोड़ना सीखने के लिए आपको अपनी कॉमन सेंस इंप्रूव करनी है। कॉमन सेंस कैसे इंप्रूव होगी, डेली पैसेजेस पढ़ करके। पी क्यू आर एस को इंप्रूव करने के लिए पी क्यू आर एस पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पैसेजेस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो डेली या तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पैराग्राफ पढ़ो, या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो, या क्लोज टेस्ट पढ़ो। कहने का मतलब एक आर्टिकल की हिंदी या फिर इंग्लिश ज़रूर ट्रांसलेट करके देखो। जिसको इसमें प्रॉब्लम होती है वो चीज़ सोल्व हो जाएगी। खास बात ये याद रखना कि समय रखना अपने पास, समय नहीं है तो टेंशन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा, ना सिलेक्शन, और केवल निराशा रहेगी हमेशा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।